राजस्थान में एक छोटी सी जगह है जवाहर सागर डैम, जो कि कोटा के नज़दीक है। वहाँ हमारे फादर असिस्टेंट इंजीनियर थे। तो सर उस टाइम क्या कोटा के अंदर एजुकेशन का सिनेरियो बहुत अच्छा हो चुका था, कोई इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो चुके थे? कैरियर पॉइंट उस समय एक काफ़ी अच्छी कोचिंग होती थी। उसमें मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया। पैकेजेस वगैरह अच्छे थे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मेरे सामने आया। 2004 से 2006 तक मैं इनिशियली एमपी में भोपाल में रहा। वहाँ पे मार्केटिंग भी कर रहे होते थे, क्लासेस भी मैनेज कर रहे होते थे, क्लासेस ले भी रहे होते थे। तो एक इंस्टीट्यूट का सिस्टम कैसे सेट किया जाता है, वहाँ पे इनिशियल फेज में वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई। सब्जेक्ट को कैसे बच्चों के लेवल तक जाके स्टार्ट किया जाना चाहिए, उस चीज़ को वहाँ पे अच्छे से सीखा। कोटा में आपने जिस टाइम की आप बात कर रहे हो वो फेस कब का रहा था? वापस से मुझे एक मौका मिला कि कोटा आ सकता हूँ, तो मैंने जी सर। वापस कोटा आया। रेजोनेंस इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया। वहाँ फिर एज ए सीनियर लेक्चरर मैंने स्टार्ट किया और 2006 से 2020 तक वहाँ कंटिन्यू किया। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने जीरो लेवल से लेकर यानी कि ग्राउंड से लेकर हीरो बनने तक की जो कहानी है वो अचीव की है। तो मैं आज आप सभी के सामने स्वागत करना चाहता हूं हमारे आदरणीय सोमवीर तायल सर का। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मिस्टर सोमवीर तायल सर। थैंक यू अजय सर। आज अपन लोग बैठे हैं और थोड़ी बातें करते हैं। अपन स्टार्ट कर बिल्कुल सकते बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बातें तो चलती रहती हैं, बातों का ही क्या है, लेकिन कहते हैं ना कि बातों में से जब कुछ बातें निकल कर आती है तो बात बड़ी लाजवाब हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही किस्से, कुछ कहानी लेकर हम सर के साथ कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको बहुत इंस्पिरेशन लगने वाली है, क्योंकि सर की जो स्टोरी है ना वो एक छोटे से कस्बे से स्टार्ट होती है और आज वो एक इंटरनेशनल लेवल पर खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां तक की बातें हम करने वाले हैं। तो सोमवीर सर, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, यानी कि जब से आपने जन्म लिया है ना, तो एक मैंने सुना है कि आपने एक छोटे से कस्बे में जन्म लिया था और वहां से जो है आपने अपने रेगुलर जो है अपने अचीवमेंट को आप गोल करते हुए आए अभी तक। तो सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कहाँ पर आपकी जन्मस्थली रही है? बिल्कुल। हम लोग राजस्थान में एक छोटी सी जगह है जवाहर सागर डैम, जो कि कोटा के नज़दीक है। वहाँ हमारे फादर असिस्टेंट इंजीनियर थे, तो हमने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। और मेरी जो शुरू का एजुकेशन वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ 12th तक, और उसके बाद मैंने कंपटीशन फाइट करके इंजीनियरिंग में गया और ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो मतलब से जैसे कि आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ के अपनी एजुकेशन पार्ट को बहुत स्ट्रांग किया। सो मैं ये मान सकता हूँ कि जब आपका एरा रहा था, जो सिनेरियो रहा था, उसमें हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पर हुआ करती थी। हाँ, मैं अपनी एजुकेशन में कहीं पे भी ऐसा फ़ील नहीं करता हूँ कि मुझे किसी सब्जेक्ट में या किसी फैसिलिटी में कोई कमी रही। सब चीज़ें हमें अच्छी मिली और हम पूरी तरह से अपनी एजुकेशन को पीछे मुड़ के देखते हैं तो सैटिस्फाई पाते हैं कि वहाँ टीचर्स, फैसिलिटीज़ सब ऐसी जी थी जी जी। जो आपको एक अच्छा माइंड सेटअप दे रही थी। हम हमारे टारगेट्स बोल सकते हैं या आगे की एजुकेशन के लिए कंफर्टेबल थे। तो मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जो आपको एजुकेशन लेवल पे जो सपोर्ट मिला एज ए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद भी, दोस्तों सबसे बड़ी बात समझिए आप, क्योंकि आज के डेट में अगर हम मान के चले तो गवर्नमेंट स्कूल काफी कुछ पीछे हैं। प्राइवेट स्कूल ने अपने आप को ग्रैब कर लिया इन चीजों पे, लेकिन सर बता रहे हैं कि जब सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, यानी कि उनको इतने अच्छे गाइडेंस और टीचर्स मिले हैं कि आप अपने गोल को अचीव करने में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं रही और मेरी 12th तक की जो एजुकेशन चली बड़ी स्मूथ चली। और अच्छी बात ये थी कि फादर ऑलरेडी इंजीनियर थे जी। और आसपास का एटमॉस्फेयर भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही था। तो मुझे कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि मुझे आगे क्या करना है। मैं जब भी इस चीज़ को सोचता था तो मुझे क्लियर था कि साइंस मैथ्स लेके फाइनली इंजीनियरिंग में जाना है, और तो वो बिल्कुल क्लियर था। तो मतलब आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग ही गोल करना है, क्योंकि पापा ऑलरेडी जो है वो इंजीनियर की पोस्ट पर है। तो कहीं ना कहीं कहता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है निकल के कि हाँ, अगर फैमिली में कोई डॉक्टर है तो जजमेंट ये रहता है कि बच्चा भी कोई डॉक्टर निकले या इंजीनियर निकले। तो कोई ऐसा प्रेशर था सर की तरफ से आपको कि भाई आपको इंजीनियरिंग करनी है या कोई अदर फील्ड चूज करना है? नहीं, पापा की तरफ से या फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था। और शुरू से मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी और डिसिप्लिन था, बदमाश नहीं था। नॉर्मली अपना स्टडीज़ कर रहा होता था। गेम्स में काफ़ी अच्छा था, लेकिन हाँ, स्टडीज़ को लेके लापरवाह नहीं था।
तो मुझे मेरी जो 12th तक की एजुकेशन है या कंपटीशन फाइट करने वाली बात है, उन सब में कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई बड़ा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। सारी चीज़ें स्मूथली होती गई क्योंकि शुरू से बेस अच्छा था। नो सर, वो तो आपको कद काठी देख के लग ही रहा है कि 6 फीट लंबे आप हैं, तो आप किसी भी फील्ड में अचीव कर सकते थे। लेकिन आपने एक, कहते हैं ना कि फैमिली के अकॉर्डिंग अपने पापा को देखते हुए, उनको एक आदर्श मानते हुए आपने इंजीनियरिंग को चुना। एग्जैक्टली और आज भी वो मेरे आदर्श हैं और बिल्कुल मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और मुझे प्राउड भी है इस चीज़ पे कि उनको निश्चित ही वो जहाँ भी होंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। हाँ, कि मतलब एक छोटा सा दुख इतना सा है कि आज जो है आदरणीय सर के पिताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज वो यहाँ होते तो उनको एक बहुत ही प्राउड मोमेंट उनके लिए होता है कि आज उनके जो बच्चे हैं किस किस अचीवमेंट पे जाकर, इंटरनेशनल लेवल पे जाके खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ सर इस चीज को, आपके दर्द को भी समझ सकता हूँ। तो सर ये बताइए कि जब आप एक छोटे से कस्बे से, यानी कि जवाहर सागर बांध से जब आप निकले, तो आई थिंक सबसे नियर बाय सिटी आपकी कोटा रही है। जी। तो कोटा में आपने उस टाइम, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, वो फेज कब का रहा था? आई थिंक 2000 के आसपास का फेज रहा नहीं, होगा। ये फेज रहा 95 से 98 का। मेरी 11th-12th की एजुकेशन कोटा में हुई। ओके सर। फिर मेरी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन हुई इंजीनियरिंग की, वो कोटा में हुई। तो ये फेज 95 से 98 का रहा। तो सर उस टाइम क्या कोटा के अंदर एजुकेशन का सिनेरियो बहुत अच्छा हो चुका था? कोई इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो चुके थे? हाँ, उस समय इंडिविजुअल कोचिंग्स चलती थी। हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग मूव करना होता था और हम लोग पूरे दिन बिज़ी होते थे। पहले जी। स्कूल अटेंड कर रहे होते थे, फिर अलग-अलग क्लासेस में जा रहे होते थे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स के लिए अलग-अलग क्लासेस में जा रहे होते थे। तो ठीक है, उसमें काफ़ी टाइम जाता था हम लोगों का, लेकिन वो ऐसा ही होता था उस समय। तो अल्टीमेटली मतलब अगर हम बात करें कि आपने जो प्रॉपर कोचिंग करी है, वो 12th के साथ में आपने एग्जाम को फाइट किया था, या फिर आपने कोई ड्रॉप आउट लेके फिर आपने एग्जाम को फाइट किया? मैंने 11th से ही मैं अवेयर था और मेरी प्रिपरेशंस चल रही थी और जब 12th के साथ दिया तो फैमिली का यही था कि पहले आप 12th बहुत अच्छे से कर लो और उसको लैक मत करो और आगे आपके पास टाइम है, आप आराम से उसको कर लीजिएगा, लेकिन 12th के साथ बहुत प्रेशर मत लो क्योंकि काफ़ी ट्रैवल्स होती थी। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप किया और उसमें भी अच्छा हार्ड वर्क किया और मैं इजीली जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी मैंने अचीव की। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर। तो सर जब आपने इंजीनियरिंग को चुना, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में आप गए, आपने एग्जाम पास कर लिया, आपने बताया जैसे, तो आपकी उस टाइम रैंक क्या रही थी सर? अच्छा, उसका भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, मैं बताता हूँ। प्लीज सर डिस्कस कीजिए सर। जब मैं 12th में था और 10th में था, तो 10th में मेरे 96 मार्क्स हैं 100 में से और 12th में भी अबव 90 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में। तो मैं हमेशा अपने साथ के सभी दोस्तों को खुद मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होता था। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन में तो कोई इश्यू है ही नहीं नहीं। आएगा। और जब मैंने 12th के साथ दिया तो हाँ, उस समय मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैंने रिपीट करके दिया तो मैं स्मूथली सेलेक्ट हुआ और मुझे एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में एडमिशन मिला। उस समय उसकी राजस्थान में सेकंड नंबर का कॉलेज था, तो अच्छी रेपुटेशन थी, तो हम खुश थे और वहाँ से इंजीनियरिंग की क्लासेस चालू हुई। तो सर ये कौन से सन में जो है आपने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था? 98 में मैंने जॉइन किया और 2002 में कंप्लीट किया। इसमें भी एक अच्छी चीज़ है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। मुझे अच्छे से याद है 12th तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। जब प्रिपरेशन की तब भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैंने बहुत बदमाशियाँ की। बदमाशियों से मतलब कोई गलत किसी का नहीं किया, मतलब अपने आप को एक्सपोज़र दिया और कॉलेज में अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से मुझे ओवरऑल जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो वहाँ से काफ़ी हुआ और फिर थर्ड ईयर से काफ़ी सीरियस हो गए थे और वो थर्ड ईयर के लगभग बिगिनिंग में मान लो हम लोग हार्ड वर्क करने लग गए थे अच्छे से जी। और फाइनल ईयर आते-आते काफ़ी सीरियस हो गए थे। फाइनल ईयर में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये कन्फर्म था कि केवल इंजीनियरिंग तो नहीं करूँगा, मैं आगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाऊँगा। तो सारे ऑप्शंस थे। हम लोग जो जैसा मैंने बताया छोटे कस्बे से थे, तो इंग्लिश में हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो मैंने एमबीए ना चुन के उस समय एमटेक का फील्ड चुना था या एमएस करने का सोचा था। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन की और गेट की प्रिपरेशन में उस समय उसका मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता था इजीली। जी। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोगों ने उसको बड़ा
कोशिश करके मंगवाया और अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ बहुत हार्ड वर्क किया और पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। ऑल ओवर इंडिया मेरी 34 रैंक आई और वहाँ से मैं काफ़ी लकी रहा कि मुझे IIT BHU से एमटेक करने का मौका मिला। तो ये मेरी बीटेक की जर्नी रही जिसमें बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आप बता रहे हैं 98, जी तो आप राजस्थान बोर्ड से पढ़े हुए हैं। हाँ मतलब इंग्लिश बोर्ड का उस टाइम सीबीएसई जो पैटर्न है, आज के टाइम में तो सब कुछ सीबीएसई में चल रहा जी है ना। इवन तो ये है कि अब जो राजस्थान बोर्ड है वहां पर भी एनसीईआरटी को फॉलो करने लग गए हैं। जी तो उस टाइम तो मैं कहता हूँ कि सर राजस्थान बोर्ड बहुत टफेस्ट बोर्ड हुआ करता था एज कम्पेयर टू सीबीएसई। हम लोग तो को काफ़ी एजुकेशन में मतलब कंटेंट अच्छा मिलता था, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे थे वो अच्छी सक्सेस ले रहे होते थे। तो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो हार्ड वर्क कर रहे थे, आज वो अच्छी पोजीशन पे हैं। तो तो मैं मतलब बोलूँगा कि हाँ, अच्छी फैसिलिटीज़ थी, कोई तो प्रॉब्लम मतलब ये नहीं। कह सकते हैं सर कि ये जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, जब वो कॉलेज में पढ़ने जा रहा है तो उसको रैंडमली क्या हो रहा है कि इंग्लिश बुक्स दिख रही हैं, तो कहीं कहीं आपको कॉम्प्लिकेशंस आए इस चीज को समझने में कि एकदम से हिंदी से फर्स्ट मैं। ईयर और सेकंड ईयर में जैसे मैंने बताया ना आपको कि ज़्यादा स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी कम रहा और साथ में प्रॉब्लम क्या होती थी, हम लोग लर्न नहीं कर रहे होते थे, हम लोग रट रहे होते थे लाइन टू लाइन। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मार्क्स नहीं बनेंगे और ऐसे हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जी फिर धीरे धीरे अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव की, सब्जेक्ट को समझते समय फिर लर्निंग्स में गए, कुछ हार्ड वर्क किया। लेकिन जब एमटेक तक पहुंचा ना, तब तक मैं काफ़ी स्मूथ हो चुका था। तब स्पीड अच्छी हो गई थी लिखने जी। की और चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो उसका आउटपुट एक बहुत अच्छा रहा कि मैंने एमटेक में टॉप किया और मिस्टर अब्दुल कलाम से मुझे गोल्ड मेडल मिला। देखिए, तो अचीवमेंट, अगेन एक अचीवमेंट। मैंने कहा ना, जीरो से हीरो बनने की कहानी सर के साथ सुनने में मुझे जितना मजा आ रहा है, तो सोचिए मित्रों आपको कितना मजा आ रहा होगा। चलिए सुमित सर, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा जी कि जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो आपको जब फील्ड चुनना था कि मुझे एज ए प्लेसमेंट होगा मेरा, तो वो कॉलेज से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए, या आउट सोर्स पे अगर बात करें, आपने कुछ और सोचा कि मैं इसके बाद कुछ और आगे एमटेक करने के बाद फिर मैं प्लेसमेंट लूंगा? इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। जब मैं एमटेक कर रहा था तो पैरेलली मैं आईएएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ में निकल रहा होता था। हम लोग कॉलेज जाते थे और कॉलेज के आने के बाद मैं मतलब 12-14 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडीज़ कर रहा होता था और उसके साथ साथ मुझे ये क्लियर था कि मुझे एमटेक के बाद जॉब ज्वाइन करना है। ये क्लियर था, लेकिन हाँ, वो प्रिपरेशन भी मेरी एमटेक के ड्यूरेशन में चल रही थी, तो मैं उस अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर रहा था। और एमटेक में जैसे आईआईटी बीएचयू में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है कैंपस के थ्रू, काफ़ी कंपनीज आती हैं, जी। तो मैं उन कंपनीज में अपीयर कर रहा था और मैं लकी रहा कि मैंने फर्स्ट कैरियर पॉइंट, उस समय एक काफ़ी अच्छी कोचिंग होती थी, कोटा से ही थी वो, तो मैंने उसका भी दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया और पैकेजेस वगैरह अच्छे थे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मेरे सामने आया। फिर वहाँ ये डिसीजन था कि क्या आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है या इंजीनियरिंग नहीं में ही जाना रहना है। है। जी जी। तो वहाँ फैमिली से डिस्कशन हुए, तो फैमिली का भी ये था कि यदि कोटा में ही लॉन्ग टर्म में सेट होते हो तो अच्छा है। तो वहाँ कैंपस प्लेसमेंट भी मिला और ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी उस समय ली और कोटा से ही मेरा फर्स्ट करियर का स्टार्ट हुआ। शुरुआत हुई आपकी। हाँ, और उसमें भी एक और बताता हूँ, बीच में 2 मंथ की ड्यूरेशन थी, उस ड्यूरेशन में भी हम लोगों ने कुछ कंपनीज़ में काम किया हमने और वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी एजुकेशन से रिलेटेड ही था। तो मतलब ओवरऑल ये कहते हैं कि जो जर्नी है वो आपने तय तो करी, लेकिन बोलते हैं ना किस्मत उसको जब आगे लेकर जाती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दे जाती है अगेन। तो मतलब रैंडमली ये रहा कि आपने चूज पहले ही बार में बहुत अच्छी चीज को कर लिया जो आपको आगे तक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देना चाह रही थी। इसके बारे में बताता हूँ, जो आप पूछना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग से एजुकेशन में क्यों आए, डाइवर्ट मैं क्यों हुए, उसका मतलब इतना? बताता हूँ आपको। मैं फर्स्ट ईयर में जब था, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, तो मैथ्स बहुत अच्छी होने के कारण जहाँ मैं रहता था, तो जी। वो जो ऑनर थे उनके बच्चों को कभी कभी कुछ कुछ पूछना होता था, वो पूछते थे, तो मैं उनको पढ़ा रहा होता था और लगातार मैंने 4 इयर्स तक पढ़ाया।
और मेरी फैमिली मना भी करती थी कि आपका टाइम इस सब चीज़ों में जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए, आप अभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्ट था और शुरू से अपने फ्रेंड्स को भी ये सब चीज़ें करवा रहा था, तो लगता था कि मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं कर रहा होता था ऐसा। फिर इसमें एक बड़ा चेंज आया, जब हम लोग एमटेक में गए तो एमटेक में हमें ना रेगुलर क्लासेस लेनी होती थी सब्जेक्ट्स की, और हमें कुछ सब्जेक्ट अलॉट करा देते थे और जी। हमें उनको देखना होता था और लेक्चर्स भी लेने होते थे, साथ में लैब्स भी मेंटेन करनी होती थी। तो वहाँ से जो डर था वो बिल्कुल निकल गया, क्योंकि जब आप आईआईटी के मैच्योर बच्चों को भी इतने अच्छे से डील कर पा रहे हो, तो वो डर बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये डिसीजन और ईज़ी हो गया, और इस ड्यूरेशन में कोटा का जो एक्सपोज़र था, वो मैं देख चुका था, समझ चुका था। जी, जी। तो मुझे डर नहीं था बिल्कुल इस फ़ील्ड में आने से। तो ये जब इंटरेस्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैथमेटिक्स से प्यार था। कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जी, जी, केमिस्ट्री जी, या जी। फिज़िक्स या मैथमेटिक्स। तो वो ईज़ी था, मेरे लिए वो डिसीज़न बड़ा ईज़ी था। सबने मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसे कैसे इतना बड़ा डिसीज़न ले सकते हो? लेकिन मैं हमेशा ये बोलता था, नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मतलब जहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने उसी काम को करना सही समझा? बिल्कुल, मैं बहुत लकी रहा अजय जी कि मुझे मेरे इंटरेस्ट का काम मिला, और आज भी मैं उस चीज़ को बहुत फॉर्च्यूनेट मानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने हमेशा वही काम किया जिसमें मुझे इंटरेस्ट आया। बिल्कुल सर, तो देखिए सर की जर्नी अभी तक आपने यहाँ तक सुनी। मैंने कहा ना कि ज़ीरो से और हीरो बनने की कहानी, तो एक और कहानी सर के साथ जुड़ी है कि जब सर ने ऑलमोस्ट अपने करियर का यानी कि 17 इयर्स तक पढ़ाने के बाद कई बच्चों को आईआईटी क्रैक करवाई है सर ने। तो देखिए ये जो जर्नी रही, इसी के साथ-साथ बच्चों का कुछ और अच्छा हो सके, उसको सोचते हुए सर एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपने आप को लेकर आए। और सर ने आई थिंक 2018 में आपने स्टार्ट किया अपना खुद का एक वेंचर। नहीं, वो जर्नी बड़ी डिफरेंट है। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2004 से 2012 और 2012 से 2020 की जर्नी भी डिस्कस करनी चाहिए, सर प्लीज। जिसमें हम ये बता पाएँगे कि कैसे एक टीचर से प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर से फंक्शनल हेड से कोऑर्डिनेटर, और आर-एन-डी डिपार्टमेंट का हेड, ये जो सारी जर्नी है, इसको जी। जब अपन डिस्कस करेंगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, अच्छा उससे सर। ये डिस्कशन आएगा कि क्या डेप्थ रही हमारी एजुकेशन की। ग्रेट सर। तो मतलब जहां पर भी आपने काम किया वहां पर एज ए आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आपने काम किया, तो वहां से आपको जो एक्सपीरियंस गेन हुआ, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज आप अपनी जर्नी को और आगे ले जा पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर प्लीज बताइए कि कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ कि जब आप एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए टीचर, एज ए मैथ्स, उसके बाद अब आप एक हेड बने। हेड बनने के बाद आप आर एन डिपार्टमेंट में भी हेड बने। ठीक है, उसके बाद आप जो आपने आपने बताया कि जैसे आप जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी आप हेड रहे हैं। आपने कई जो न्यू कमर्स होते हैं उनको आपने ट्रीट किया, उनको टीच करना सिखाया कि किस तरह टीचिंग का एक सिनेरियो होता है। तो सब थोड़ा सा डिस्कस करें हमारे साथ प्लीज इस चीज के मैं बारे इस में। जर्नी को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ये बड़ी स्मूथ जर्नी रही, जिसमें 2004 से जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो 2004 से 2006 तक मैं इनिशियली एमपी में भोपाल में रहा, जी। और वहाँ पे हम लोगों को सेंटर सेट करना था। तो हम लोग वहाँ पे मार्केटिंग भी कर रहे होते थे, क्लासेस भी मैनेज कर रहे होते थे, क्लासेस ले भी रहे होते थे, सारा सिस्टम सेट कर रहे होते थे। तो एक इंस्टीट्यूट का सिस्टम कैसे सेट किया जाता है, वहाँ पे इनिशियल फेज़ में वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, और सब्जेक्ट को कैसे बच्चों के लेवल तक जाके स्टार्ट किया जाना चाहिए, उस चीज़ को वहाँ पे अच्छे से सीखा। जी। लेकिन वो जर्नी एक शॉर्ट रही, 2004 से 2006 तक की रही। फिर जैसा कोटा से हूँ तो वापस से मुझे एक मौका मिला कि कोटा आ सकता हूँ, तो मैंने जी सर। वापस कोटा आया। कोटा में मुझे यहाँ पे नाम लेना चाहिए, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट मैंने जॉइन किया, जी, जी। और सही कर्म भूमि मेरी वही रही, क्योंकि वहाँ फिर एज ए सीनियर लेक्चरर मैंने स्टार्ट किया और 2006 में, और 2006 से 2020 तक वहाँ कंटिन्यू किया। डिफरेंट प्लेसेस पे वहाँ पे काम किया, डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया, ऐसा बोलना चाहिए। और उनमें बहुत लर्निंग हुई और बहुत डेप्थ में लर्निंग हुई, और मैं जी। लकी रहा अपने करियर को लेके कि मुझे एक जगह
मल्टीपल पोजीशंस पे काम करने का मौका मिला, तो मैं उस डेप्थ में जा पाया और स्टूडेंट्स में मेरी रीच बहुत डेप्थ तक हो पाई। उस स्टूडेंट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे उनको मोटिवेशन चाहिए, क्या उनको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए अपने को करना चाहिए जी, कैसे क्लासेस में हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उन पे ग्राउंड लेवल पे भी बहुत काम किया, लीडरशिप लेवल पे भी बहुत काम किया। तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला वो मुझे पूरी लाइफ मेरे साथ है। और जब भी मुझे कहीं स्ट्रगल आती है कोई डिसीजन लेने में, तो मैं बिल्कुल उस ग्राउंड लेवल पे जाके सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका सोल्यूशन तो है मेरे पास, इसको तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ फील किया है, तो वो डिसीजन बड़े स्मूथली हो जाते हैं। लेकिन क्लासेस का जो एक्सपीरियंस होता है, मैंने मोर देन 18,000 आवर्स से ज़्यादा की क्लासेस ली हैं। इसका एवरेज मतलब ये है कि एवरी डे मोर देन 5 क्लासेस लिए हैं, और एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स का मिनिमम ड्यूरेशन होता है। क्लासेस में रहा हूँ मैं। और जब ईच क्लास में हम लोग लगभग मोर देन 250 स्टूडेंट्स को फेस कर रहे होते थे। ज़्यादा स्टूडेंट इसलिए होते थे कि जिस लेवल पे हमको कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना होता था और जो डेप्थ चाहिए होती थी, तो उस लेवल पे ट्रेंड होने में टाइम लगता था, और स्टूडेंट्स नो डाउट ज़्यादा होते थे। जी जी सर। तो वहाँ जो एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस से नेक्स्ट स्टेप पे जब हम लोग पहुँचे और मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी दी गई, तो वहाँ कंटेंट कैसे डेवलप होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग हमारी क्लासेस के साथ साथ लेके चले, और वो डेप्थ वहाँ से बढ़ती गई, और उस काम को करने में मज़ा भी बहुत आया और बहुत सीखने को भी मिला। तो ये जर्नी रही। और आप और कुछ इसमें जानना चाहते हैं तो नहीं जरूर सर, पूछिए। बिल्कुल आपने जो भी बताया, मतलब मैं तो आपकी बातों को सुन के ही कहना कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये जर्नी बड़ी आपकी बड़ी प्यारी रही है, और आपने जैसे कहा कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली जी। उस तरह से सर हमें भी बहुत कुछ आपसे जानने को मिला है। तो आशा करता हूं कि सर जो भी आपकी अभी करंट सिनेरियो आपका चल रहा है, कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस आपने गेन किया, तो उसके ही हिसाब से आपने आगे और इसको बढ़ाने के लिए क्या आपने प्लानिंग करी कि मैं कुछ और इस पे हटके जाऊं या लीग से कुछ हटके करूं, ताकि बच्चों का उसमें फायदा हो सके? हाँ, इसमें हाँ, मैंने जैसे शुरू से बताया कि 2004 से 2006 लीडरशिप पोजीशन मिली, फिर रेगुलरली 2012 से अगेन लीडरशिप पोजीशन में रहे। एक बार एक अच्छा इंस्टेंट ये भी हुआ कि 2014 में मेरी वाइफ रेनू तायल हैं, उन्होंने अपना मैथमेटिक्स की इंडिविजुअल क्लासेस स्टार्ट की। तो वहाँ उन क्लासेस को मैं एज ए मैनेजिंग मेंबर मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और काम किया। जी तो इन सब जगहों पे वो जो बारीकियाँ होती हैं ना, उनको हमने बहुत अच्छे से फील किया, और बच्चों को क्लास में पढ़ाने के साथ साथ क्या प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे उनको टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके और एडेप्टिव बनाया जा सकता है, ग्रोथ को फास्ट किया जा सकता है। जी जी जी। उन चीज़ों पे पर्सनली काफ़ी काम करते गए, और जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, नई रिसर्च आती गई, उन जी। सब चीज़ों को उसमें ऐड करते गए। तो एक टाइम आया जब मुझे ये फ़ील होने लग गया कि जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, वो कम है। मुझे और कुछ भी सोचना चाहिए, और चीज़ें भी करनी चाहिए। जी क्योंकि सर। कहीं न कहीं मुझे फ़ील होता था कि इसमें ये वैल्यू भी ऐड हो सकती है, ये वैल्यू भी ऐड हो सकती है, हम इस चीज़ को ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों के लिए। तो वहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि 2018 से जी जी सर। मैं कुछ करना चाहता था अपने लेवल पे, कुछ अपने डिसीजंस को ग्राउंड लेवल पे लेके आना चाहता था। तो मैंने काफ़ी जहाँ मैं था वहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ों में चेंज करवाया, काफ़ी चीज़ों में डिसीजन लिए और नई चीज़ें लेके आए, टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया, बच्चों को और ज़्यादा बेनिफिट हो सकें उसके लिए बड़े काफ़ी कदम उठाए। जी और 2020 में जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो क्लासेस से हम लोग लगभग फ्री हो गए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस उस समय पॉसिबल नहीं थी। जी जी सर। तो वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे ये लगा कि अब ये सही टाइम है। मैं जो पिछले सालों से सीख रहा हूँ और जो डिसीजन लेने का सोच रहा हूँ, जी अब मुझे वो डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ डिसीजन लिया कि मैं अपना खुद का
एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्केलिंग करेगी लर्निंग्स को लेके और डिफरेंट कंपनी को सर्व कर पाए, जिससे जो मैंने सीखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो। जी लेकिन सर। जब स्टार्ट किया था तो सोच ये थी कि इंडिया की कुछ कंपनीज के साथ जाना है, लेकिन मैं लकी रहा कि फर्स्ट 2 मंथ में ही मुझे एक नाइजीरिया की कंपनी से हमारी कंपनी को ऑर्डर मिला और हम लोगों ने उन लोगों का 8th क्लास से लेकर 12th क्लास का पूरा कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में बनाया और हमारे पास ऑफिस में 40 पर्सन्स की टीम हम लोगों ने उसके लिए रखी। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई जी जी। जो चलती गई और उसमें वैल्यू ऐड होती गई। चलिए सर, बहुत अच्छा। यानी कि यहाँ पर सर ने जो आपको बताया कि अब जो कहानी सर की शुरू होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, वो होगी एज ए एंटरप्रेन्योर। तो क्या सर ने अचीवमेंट लिया, सर ने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है कि किस तरह से एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत करनी उन्होंने, और पहला जो अचीवमेंट उनको मिला वो एक नाइजीरियन कंपनी से मिला जहां पर उन्होंने उसको फुलफिल किया, और उसके बाद किस तरह सर ने अपनी एक कंपनी बनाई, उसको किस नाम से रजिस्टर किया, और क्या क्या आगे उसमें जो पॉसिबिलिटीज वो दे सकते थे वो अभी तक कंटिन्यू वो कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।